हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारी क्लास है यानी कि सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आपके साथ हम जुड़े हैं। तो हमारी जो क्लास है वो क्या है, करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल को सेट किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। क्या हमारा टाइम टेबल क्या रह रहा है। करंट अफेयर्स आपकी 6 दिन चलने वाली क्लास है। संडे का हमारा वीकली ऑफ रहेगा, यानी कि मंडे से सैटरडे जो हमारी चलेगी, क्या चलेगी, करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे। वहीं हम लाइव जुड़े हैं आप लोगों के साथ में। उसके बाद में उत्तर प्रदेश विशेष जो होगा आपका मंगलवार होगा, गुरुवार को होगा और शनिवार को होगा दोपहर 4 बजे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम आ रहा है, वीडियो री एग्जाम, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हम जुड़ेंगे दोपहर 4 बजे से। यहाँ से हम देखेंगे कि इतिहास की कक्षाओं को हम देखेंगे सोमवार और गुरुवार को शाम 8 बजे देखेंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे भूगोल को बुधवार और शनिवार को देखेंगे शाम 8 बजे। यानी कि टोटल मिला के आपके लिए सबके लिए रखा गया है। और बहुत ही जल्दी हम सीरीज शुरू करने वाले हैं साइंस की। तो साइंस की भी हम सीरीज बहुत ही जल्द आपके सामने शुरू करने वाले हैं। ठीक है। अगर यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी और आप टेलीग्राम लिंक को भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान रखिएगा, साइंस की सीरीज को भी हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि केरल के अल्पुलम और वेबनाड झीलों के किनारे एक तितली जिसे हम कहते हैं, एक तितली की उप प्रजाति कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा की खोज की गई। तो केरल के जो आपकी वेबनाड जो झील है उसके किनारे एक तितली की जो उप प्रजाति थी उसकी खोज की गई। उसका नाम क्या है, आप याद रखिएगा, सदाशिव क्या है उसका नाम है। तो कहाँ खोजी गई, आपकी केरल के वेबनाड झील पर खोजी गई। तो वेबनाड झील के बारे में पढ़ लेते हैं। केरल की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा, केरल की सबसे बड़ी झील है तथा भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील है, यानी केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झीलों में से एक है। अगर यहाँ से हम बात करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, तो भारत की जो सबसे बड़ी झील होगी आपकी, क्या होगी, आपकी चिल्का झील। कौन सी झील होगी सबसे बड़ी झील, तो भारत की जो सबसे बड़ी झील जो है वो हमारी कौन सी झील होगी, चिल्का झील होगी। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो भारत की अगर सबसे बड़ी लैगून झील की बात करेंगे तो क्या होगी, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून भी होगी। ठीक है। और हमने यहाँ से देखा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील होगी, तो कौन सी होगी आपकी, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील आपकी वेबनाड झील होगी, जो केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। तो आप देखिएगा, तो फिर से आप समझिएगा ध्यान से कि भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी चिल्का झील है। अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है तो वो कौन सी है, आपकी वेबनाड झील है। लेकिन अगर विश्व स्तर की बात करेंगे कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैरेबियन सागर सबसे बड़ी झील है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झीलों में दूसरी झील जो आती है वो आपकी कौन सी झील आती है, चिल्का झील आती है। तो सबसे बड़ी झील हमारी कौन सी है, कैरेबियन सागर है, जो आपके 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। कितने देशों के साथ सीमा बना रही है, 5 देशों के साथ। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अजरबैजान हो गया आपका, तुर्कमेनिस्तान हो गया, रूस के साथ सीमा बनाती है, ईरान के साथ आपकी सीमा बना रही है। ठीक है। अजरबैजान के साथ सीमा बना रही है और आपकी कजाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। किसके साथ सीमा बना रही है, कजाकिस्तान के साथ। तो यहाँ से हमने देखा कि जो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उसको हम कैरेबियन सागर कहते हैं, वो 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। अजरबैजान हो गया, आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, रूस हो गया, ईरान हो गया और आपका कजाकिस्तान हो गया। कजाकिस्तान की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, कजाकिस्तान में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, भारत की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील है, उसके बाद वेमनाथ झील है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो हमारी कौन सी है, आपकी कैस्पियन सागर है,
उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपकी बैकाल झील भी हो सकती है, लेकिन भारत में बात करेंगे तो आपकी चिल्का झील है। तो सबसे बड़ी भारत की लैगून झील है, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी अगर झील की बात करेंगे तो वो भी आपकी क्या होगी, चिल्का झील होगी। तो चिल्का झील की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी, 70 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है आपकी, चिल्का झील है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद है कि झील का जो स्रोत है, यानी कि वेवनाथ जो झील है वो केरल की सबसे बड़ी झील है। का स्रोत है नदियों से होता है, जैसे माना, किल, अचलिन, अचनकोविल, पंपा और मणिमाला से होता है। उसके बाद देखा कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद, यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद जो आपकी भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यानी कि अगर हम बात करें कि वेवनाथ जो है, क्या वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, नहीं। तो पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। दूसरे नंबर पे क्या आती है, वेवनाथ झील आती है। पश्चिम बंगाल को रामसर में शामिल किया गया था 2019 में, सुंदरबन को, और वेवनाथ को शामिल किया गया था 2002 में। तो 2002 में वेवनाथ को शामिल किया गया था। और यहाँ से हमने देखा कि जो रामसर जो आपका सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है आपके रामसर सम्मेलन। तो रामसर सम्मेलन जो है, यानी कि आर्द्र भूमियों का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो आपका सुंदरबन है आपका। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो वो क्या है आपका, रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और दूसरा अगर बात करेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है वो क्या है आपका, वेवनाथ झील है। राइट। अब हम बात करेंगे कि तितली जो है आपकी, तितली से संबंधित बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न भी है कि हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो विशेष तितली को किसने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, जैसे हम कहें अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र। तो हमको बताना है, यानी कि हमारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है उनके साथ हमने जीएस के भी प्रश्नों को क्या करा है, लिंक किया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तितली की, तो तितली के लिए भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क स्थापित किया गया, जिसे हम कहते हैं पन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। किस नाम से जानते हैं हम इसको, पन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं हम इसको। ये आपके कहां पर है, ये आपके कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो तितली का अगर पहले अभ्यारण्य की बात करेंगे तो हम उसको बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहते हैं, जो आपके कहां पर है, जो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, राज्य तितली घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना आपका, महाराष्ट्र, यानी कि आपका बंबई, यानी कि महाराष्ट्र क्या बना, पहला राज्य बना है। तो ये नेशनल पार्क कहाँ पर है आपके, कर्नाटक में है। कर्नाटक में और भी नेशनल पार्क है, जैसे हम कह सकते हैं अंसी नेशनल पार्क है आपका। उसके बाद हम कह सकते हैं नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क है। रुढेली नेशनल पार्क है आपके। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आपके बांदीपुर नेशनल पार्क है। हमने प्रीवियस इसके बारे में पढ़ा भी था कि क्यों रहा ये चर्चा में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि O16 भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब प्रश्न बनेगा कि O16 भट्टी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भारत के किस राज्य में है। तो किस राज्य में है देखते हैं। यह अभ्यारण्य दिल्ली हरियाणा सीमा अरावली पहाड़ियों श्रृंखला के दक्षिण रिज पर स्थित है। और इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.71 किलोमीटर है। कहां पर है, तो दिल्ली हरियाणा की सीमा पर स्थित है। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा। अभी आपके चर्चा में रहा है, कहां पर है, तो आपके दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर है। ठीक है, यानी कि एनसीआर में पड़ता है। उसके बाद है कि कहां पर है आपके सरिस्का। सरिस्का कहां पर है, तो सरिस्का की बात अगर हम करेंगे तो सरिस्का नेशनल पार्क जो है आपके कहां पर है, राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क है आपका दिल्ली वन्यजीव गलियारे का हिस्सा है। तो दिल्ली वन्यजीव गलियारा जो है उसका क्या हिस्सा है, राजस्थान में सरिस्का, देखिएगा राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व से दिल्ली रिज तक क्या है, विस्तृत है। तो प्रश्न सिंपल सा बनेगा कि किसके साथ सीमा बनाता है, तो दिल्ली के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ सीमा बनाता है और आपके राजस्थान के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। बात कर लेते हैं कि जो हमारा राजस्थान है
तो उसके मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो अशोक गहलोत क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत यहाँ से मुख्यमंत्री हुए। अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो कलराज मिश्र। कौन है गवर्नर? कलराज मिश्र क्या है? राजस्थान के गवर्नर है। और अगर डीएलआर की बात करेंगे, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता है कि डीएलआर क्या होता है, यानी कि जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो राजस्थान में जिलों की संख्या आपके 33 है, लोकसभा की सीटें आपकी 25 हैं और राज्यसभा की सीटें आपकी 10 हैं। और अगर बात करेंगे विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की सीटें 200 सीटें किसकी हैं? आपकी विधानसभा की सीटें। ठीक है। अगर हम यहाँ से और भी बात करते हैं कि राजस्थान में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो जैसे हमने देखा सरिस्का नेशनल पार्क है। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं तो नेशनल पार्क है तो केवलादेव नेशनल पार्क है आपका। ठीक है। टिजट नेशनल पार्क है। टिजट के बाद देखेंगे तो रणथंभौर नेशनल पार्क है आपका। ठीक है। तो ऐसे आपका सरिस्का नेशनल पार्क हो गया। ऐसे कई सारे नेशनल पार्क आपके कहाँ पर हैं? आपके राजस्थान में है। ठीक है, चलिएगा। कुंभलगढ़ नेशनल पार्क भी है हमारा। कौन सा है? कुंभलगढ़ नेशनल पार्क भी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? तो केवलादेव आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, रणथंभौर नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपका सरिस्का नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जो हमारा जागरूकता दिवस है वो कब बनाया जाता है? ठीक है, 2 फरवरी को या 2 मार्च को बनाया जाता है, या हम कहें 2 अप्रैल को बनाया जाता है, या हम कहें 2 मई को बनाया जाता है। तो देखिएगा 2 मई को हम विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका बनाया जाए विश्व अस्थमा दिवस, लेकिन जरूरी है कि मई के पहले मंगलवार को बनाया जाता है। पहले मंगलवार को बनाया जाता है। तो मई के पहले मंगलवार को बनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे कि 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 मार्च को कोई दिवस नहीं, लेकिन जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि बनाई जाती है। तो सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि को बनाया जाता है। कौन है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं आपकी। अगर 2 फरवरी की बात करेंगे तो 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। हमारे सम्मेलन है, अभी हमने प्रीवियस प्रश्न का पहले ही प्रश्न में पढ़ा था, जिससे सम्मेलन संबंधित है आपके रामसर सम्मेलन। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाते हैं। कब बनाते हैं? 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाते हैं। तो बात करते हैं 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस बनाते हैं। ठीक है। और अगर बात करें और भी अप्रैल की बात कर लेते हैं, तो 2 सितंबर की बात अगर करें तो विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। विश्व नारियल दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस की हम बात करेंगे। अगर 2 दिसंबर की बात यहाँ से करें तो 2 दिसंबर को हम बनाते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। साक्षरता ये भी यहाँ से हम बनाते हैं। ठीक है। अगर हम 2 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों के काम आएगा। राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता दें कि नारियल उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, और भारत में सबसे ज्यादा नारियल होता है वो कहाँ पर होता था? आपके तमिलनाडु में होता है। तो नारियल दिवस हम कब बनाते हैं? 2 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? तो 2 सितंबर को हम नारियल दिवस बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा डिटेल भी है, आपका विश्लेषण भी है कि पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था।
यह एक विकार संबंधी विकार है, यानी कि ये एक विकार है, इसमें कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका पता बचपन में ही, इसका जो पता चलता है वो बचपन में ही पता चल जाता है, पूरी जिंदगी भर रहता है और पूरे जीवन भर व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो पूरे जीवन भर व्यक्ति को प्रभावित करता है, पता जो है हमें बचपन में ही चल जाता है कि हमें ऑटिज्म हो चुका है। इसका शुरुआत कब से हुई, 2008 से क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि जो मैत्री पाइपलाइन है वो किन दो देशों के मध्य में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी रही थी आपके, ठीक है, चर्चा पे। तो मैत्री पाइपलाइन की बात चलो करते हैं कि किन दो के बंद है, देखिए भारत व नेपाल, भारत व पाकिस्तान, भारत म्यांमार और भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले तो भारत के पड़ोसी देश हैं सभी। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, 17 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, यानी कि भारत के 7 पड़ोसी जो देश हैं वो 17 जो भारत के राज्य हैं उसके साथ क्या करते हैं, सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो नेपाल से अगर हम बात करें तो नेपाल से कितने हमारे भारतीय राज्य हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है, उसके बाद उत्तराखंड की सीमा लगती है, आप मैप से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल सीमा लग रही है और सिक्किम, और आपके बिहार की सीमा लगती है। तो ये सीमा जो लगती है वो आपकी कितने किलोमीटर की लगती है, तो नेपाल से लगती है आपकी 1751 किलोमीटर की सीमा। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान से देखिएगा जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, गुजरात की सीमा लग रही है आपकी, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे गुजरात के बाद की बात करेंगे तो राजस्थान से सीमा लगती है, और आपके पंजाब से सीमा लगती है। किससे लगती है, पंजाब से सीमा लगती है, ठीक है, यहाँ से सीमा लग रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि म्यांमार जो है उससे किसकी किसकी सीमा लगती है, तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपकी नागालैंड की सीमा लगती है, मिजोरम की सीमा लगेगी, और सीमा आपकी लगेगी मणिपुर की। इसकी सीमा लगती है आपके मणिपुर की सीमा लगती है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो आप इसको भी याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्या आता है, आपका बांग्लादेश आता है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, यानी कि असम की सीमा लगती है, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा की सीमा लगती है, मिजोरम सीमा भी लगती है, और आपके पश्चिम बंगाल की सीमा भी लगती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आपके 7 देशों से सीमा लगती है, जो हम 4 यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो ओनली आपके जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है अफगानिस्तान की, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो सबसे लंबी जो सीमा जो स्पर्श करता है भारत, वो किसके साथ में करता है, तो आपके बांग्लादेश के साथ में करता है, अप्रॉक्स 4 या 96 किलोमीटर की। म्यांमार के साथ स्पर्श करता है आपके 1643 किलोमीटर की, और आपके स्पर्श करता है कितना, 33-23 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी कि 7 पड़ोसी देश हैं और 17 राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं, तो उसमें सभी का पॉइंट आपके नोट कर लिए हैं हमने, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा विस्तार है आपका किसका, भारत का। कितना है, 4096.7 किलोमीटर आपका टोटल विस्तार है यहाँ से बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे कितने देश बचे हैं, तो हमारा एक तो आपका बचा है भूटान, कि भूटान आपका बचा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बास्टिल दिवस परेड के अवसर पर किस देश ने आमंत्रित किया है।
स्पेन ने किया है, पुर्तगाल ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, या किया है आपके फ्रांस ने? तो किसने किया है देखते हैं। चलिए, तो किसने किया है भाई, आप बताएंगे क्या? कौन बताएगा इस बात को कि किस देश ने आमंत्रित किया है? ठीक है, बताइएगा क्या होगा राइट आंसर हमारा। चलिए, तब तक हम देखते हैं कि जो स्पेन है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है आपके, मैड्रिड है। क्या है कैपिटल? तो कैपिटल है मैड्रिड। मुद्रा है आपकी यूरो। आपको मैं बता दूं कि किसी भी एग्जाम में, यानी कि भारत के जितने भी एग्जाम हैं या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं या किसी भी राज्य से रिलेटेड कितने भी एग्जाम हैं, उन सभी में 2 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं, 1 नंबर तो आता ही आता है। तो हमें 195 देश हैं, उनकी क्या हमको राजधानी याद करनी होगी। तो 195 देशों की राजधानी आप यहाँ से समझो कि हम एक दिन में याद कर लें, तो आपके लिए एक दिन में क्या है, बहुत मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, डेली अगर 5 राजधानी याद करेंगे, ठीक है, डेली 5 नहीं, अगर हम डेली 6 राजधानियां याद कर लेते हैं यहाँ से, तो हम एक महीने में कितनी राजधानी याद कर लेंगे, 30। अगर हम बहुत 180, यानी कि 180 राजधानी याद कर लेंगे। और कुछ आपके ऐसे भी देश होंगे जिनकी राजधानी आपको याद होंगी। तो अगर हम रूटीन बना के चलते हैं तो कैपिटल और करेंसी किसी भी पेपर में पूछी जाती है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, याद करेंगे। तो पर डे आप बेस बना लीजिएगा कि पर डे हमको 6 राजधानी याद करनी है। बाकी हम आपके साथ में हैं, तो हम भी आपको सभी देशों की कैपिटल बताएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा डेली का रूटीन रहेगा। ओके। मैड्रिड और यूरोप, पुर्तगाल की बात करेंगे तो पुर्तगाल की कैपिटल है आपकी लिस्बन। क्या कैपिटल है? लिस्बन कैपिटल है। और मुद्रा क्या है आपकी, यूरो। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, कैनबरा है। क्या है कैपिटल? कैनबरा है। मुद्रा की बात करेंगे तो क्या है आपकी, डॉलर। क्या है भाई मेरे, डॉलर है। अगर फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस की पेरिस। और मुद्रा की बात करेंगे तो क्या है आपके, यूरो क्या है हमारी मुद्रा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि किसने आमंत्रित किया है, तो बास्तिल जो होती है वो कहाँ पर होती है आपके, ठीक है, फ्रांस में होती है। तो फ्रांस ने ही क्या करा था, भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था, ठीक है। फ्रांस की जो सीमा है वो कई सागरों से लगती है, यानी कि 3 सागरों से सीमा क्या है, घिरी हुई है, किसकी, फ्रांस की, ठीक है। तो देखते हैं कौन से वो 3 सागर हैं जिनसे फ्रांस की सीमा घिरी हुई है। और फ्रांस जो है आपका, वो कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है, कितने देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये भी हमको सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखते हैं, यानी कि अगर यहाँ से हम मैप की बात कर लेते हैं तो हमें सबको पता है कि जो हमारा मैप है वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में विभाजित होता है, यानी कि 4 दिशाएं होती हैं। बट किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए हमको 8 दिशाओं की आवश्यकता होती है। तो 8 दिशाओं की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 8 दिशाओं की हम बात कर सकते हैं। तो देखिएगा कि अगर हम इस साइड में चलते हैं कि ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ए हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये क्या हो गया आपका, ईस्ट हो गया। अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड से आपके बेल्जियम से लगती है, किससे लगती है, बेल्जियम से लगती है सीमा। और आपके लग्जमबर्ग से सीमा लगती है। तो इधर से क्या करेगी, यानी कि फ्रांस जो है पश्चिम दिशा में 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक तो बेल्जियम के साथ सीमा बनाता है, और दूसरा जो सीमा बना रहा है वो किसके साथ में सीमा बना रहा है, लग्जमबर्ग के साथ में सीमा बना रहा है। अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से हम स्पेन के साथ सीमा बनाएंगे। तो स्पेन की सीमा जो होगी, अगर एरिया हमारा वेस्ट हुआ तो ये क्या हुआ, साउथ हुआ, यानी कि साउथ वेस्ट में स्पेन के साथ सीमा बनाता है क्या, फ्रांस जो है वो आपके स्पेन के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो इस साइड में कहा आपके जर्मनी से सीमा बनाएगा, उसके बाद में इटली से सीमा बनाता है इस साइड में, और यहाँ से स्विट्जरलैंड के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये सीमा बनाता है। और अगर साउथ की बात करेंगे तो साउथ में किस साइड से सीमा बनाता है, तो साउथ में बनाता है भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है। कहाँ से सीमा बना रहा है, तो भूमध्य सागर के साथ आपकी सीमा बना रहा है, किसमें, साउथ की तरफ से। तो इतने देशों के साथ है आपका फ्रांस क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है, ठीक है। 3 देश हमारे इधर से हो गए और 3 देश हमारे क्या हो गए, इधर से हो गए। तो यहाँ से क्या करेगा, सीमा बना रहा है आपका, ठीक है। तो देखिएगा आपके पूरब से सीमा बना रहा है, यानी कि दक्षिण के साथ सीमा किससे बना रहा है, भूमध्य सागर से। आप याद रखिएगा मेडिटेरियन सी के साथ सीमा बनाता है, ठीक है।
अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो फ्रांस की कैपिटल है आपकी पेरिस, तो पेरिस में आपके किसका मुख्यालय है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके फ्रांस के पेरिस में क्या है, मुख्यालय है किसका, यूनेस्को का। तो बिल्कुल आपके क्लियर हो चुका होगा यूनेस्को की बात, ठीक है। प्रश्न है कि कोप इंडिया, आप देखिएगा कोप इंडिया अभ्यास किन दो देशों की वायु सेनाओं के मध्य पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में आयोजित किया गया। तो कलाईकुंडा एयरबेस में किन दो सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया था हमारा अभ्यास, ठीक है। भारत व यूनाइटेड किंगडम है ये आपका, भारत व दक्षिण कोरिया, जापान, भारत व जापान, भारत व अमेरिका। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर यहाँ से बात कर लेते हैं तो क्या है, कैपिटल आपकी ब्रिटेन। मैंने आपको बताया कि हम आपके साथ में हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने आप को महसूस ना करें कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि आप अगर करंट अफेयर्स और सभी क्लासेस को अगर करेंगे तो जीएस में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो क्या है आपके पाउंड, ठीक है। भारत और दक्षिण कोरिया की अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो क्या है, सियोल है। और मुद्रा की अगर यहाँ से बात करेंगे तो क्या है आपके वॉन है, ठीक है। जापान की बात करेंगे तो टोक्यो है। और मुद्रा तो सभी लोगों को पता ही है क्या है, येन है। आप सभी लोग बहुत होशियार हो चुके हो पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब सिर्फ सिलेक्शन की बारी है कि जल्द से जल्द हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन भी बहुत ही जल्द आपका हो जाएगा, यानी कि 1 से 2 साल में अगर आप फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 100% क्या हो जाएगा, सिलेक्शन भी यहाँ से हो जाएगा। अमेरिका की कैपिटल तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, यानी कि मुद्रा क्या है इसकी डॉलर है। लेकिन कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है आपकी वाशिंगटन डीसी। अगर डीसी की बात करेंगे कि डीसी का मतलब क्या होता, तो डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं। पेपर में कई बार पूछा भी जाता है कि डीसी क्या है, तो डीसी है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि जो कोप इंडिया अभ्यास है किन सेनाओं की वायु सेनाओं के मध्य कलाई कुंडा एयरबेस पे आयोजित किया गया, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तो सही आंसर होगा भारत और अमेरिका के साथ आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण नाटो में शामिल होने वाला 31 सदस्य कौन था, यानी कि अभी तक इस प्रश्न को हिसाब आप लगा सकते हो कि नाटो में अभी तक कितने सदस्य थे। तो नाटो में शामिल होने वाले सदस्य अभी तक कितने थे, 30 थे। तो एक सदस्य जुड़ चुका है, तो अब जो सदस्यों की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, 31 क्या हो गई है, सदस्यों की संख्या हो गई है यहाँ से, ठीक है। ओके, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो मैसेडोनिया हो गया, अल्बानिया हो गया, क्रोएशिया हो गया और आपका फिनलैंड हो गया। हमने क्या कहा, हम आपके साथ हैं, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, यानी कि कैपिटल करेंसी को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। चलते देखते हैं मैसेडोनिया की कैपिटल क्या है। तो मैसेडोनिया की जो कैपिटल है वो है आपकी एसओचे, ठीक है। यहाँ से अगर बात करेंगे मुद्रा क्या है, तो दुनिया की सबसे महंगी जो मुद्रा है आपकी दीनार, वो क्या है, इस देश की मुद्रा है, यानी कि दीनार विश्व की सबसे महंगी मुद्रा है आपकी। अल्बानिया की बात करेंगे तो अल्बानिया की जो कैपिटल है वो है तराना, तराना तराना, ठीक है। मुद्रा की बात करेंगे तो क्या है, मुद्रा आपकी लेक, ठीक है। क्रोएशिया की बात करेंगे तो भाई भाई मेरे जागरेब, आओ भाई जागरेब चलते हैं, ठीक है। तो क्या होगी मेरी भाई, जागरेब, जागरेब। और मुद्रा की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2023 से जो क्रोएशिया था उसने अपनी मुद्रा को क्या कर दिया, तो उसने अपनी मुद्रा को कर दिया है जागरेब, ठीक है। फिनलैंड की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है, हेलसिंकी है, ठीक है। और मुद्रा की बात करेंगे तो क्या है आपकी यूरो। तो मुद्रा की बात करेंगे तो क्या है आपकी यूरो। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके, यानी कि मैं आपको अभी से अभी आज ही आज मैं आपको 12 देशों की कैपिटल को याद करा चुका हूं, ठीक है। तो आप बिल्कुल नोट्स बना के रखिएगा, यानी कि 12 देशों की कैपिटल को हम आपके सामने याद करा दिया मैंने आपको, आपने अगर अच्छे से वीडियो पे बने होंगे तब, ठीक है। यानी कि 31वां सदस्य रहा है आपका कौन, तो 31वां सदस्य भाई कौन शामिल हुआ है, फिनलैंड शामिल हुआ है।
तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है जिसे हम नाटो कहते हैं। तो नाटो क्या है, नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में क्या है इसका मुख्यालय है। सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यों की संख्या आपके 31 यानी कि 31 सदस्य हैं वर्तमान समय में किसके, नाटो के। तो नाटो को हम लिख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक टीटी। टीटी मतलब होती है आपकी संधि, तो टीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय की बात हमने कर ली है। अगर हम बात करेंगे स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल 1919 को क्या हुई, नाटो की स्थापना हुई थी। तो 4 अप्रैल 1919 को नाटो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 4 अप्रैल 1919 को नहीं, गलत लिख गया, 1949 कब हुई थी, तो 1949 को हुई थी नाटो की स्थापना। ठीक है, यहां से हमने अभी देखा। ठीक है, 4 अप्रैल की अगर बात करेंगे तो विश्व गाजर दिवस मनाते हैं, जो भारत की बहुत ही फेमस है। तो विश्व गाजर दिवस कब बनाते हैं, 4 अप्रैल को बनाते हैं। ठीक है, तो ये नाटो शामिल हुआ है, देख लेते हैं विश्लेषण है क्या इसमें। तो विश्लेषण है आपके लिए, यानी कि नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो का अनुच्छेद 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नाटो जो है उसके खुद के अनुच्छेद हैं, तो उसका जो अनुच्छेद नंबर 5 एक प्रमुख प्रावधान है जो बताता है कि किसी एक देश से अगर तुम लड़ाई करोगे तो तुमको हम पूरे 31 देश क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यानी किसी एक देश पर अगर तुमने हमला किया है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, यानी कि 31 के 31 लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो अनुच्छेद नंबर जो 5 जो बताता है कि भैया मेरे क्या बताता है, तो मेरे ये बताता है कि किसी एक सदस्य पर हमला मैं सभी सदस्यों पर हमला मानता हूं। एक गांधी जी की राजनीति पर चल रहा है ये संगठन। ठीक है, किसी एक देश पर हमला सभी देशों पर सदस्यों का हमला मानते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका नाटो का। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 5 में चर्चा की गई है। चलते हैं, अब देखिएगा सुबनश्री जो आपकी परियोजना है मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट में रही है, चर्चा में रही है। तो सुबनश्री जो बांध परियोजना है वो आपके कहाँ पर है, पहला प्रश्न तो यही पर बनता है। उसके बाद भी बनता है कि परियोजना किन दो राज्यों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो देखिएगा कि यह परियोजना जो है वो आपके असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है और भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है आपके, कौन सी, सुबनसिरी परियोजना है, जो किस नदी पर है, आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सुबनसिरी को क्या कहते हैं, गोल्ड रिवर कहते हैं। और सुबनसिरी के साथ में एक नदी और भी होती है जिसको हम कहते हैं लोहित नदी। क्या कहते हैं, लोहित नदी कहते हैं। यानी कि ये क्या है, खूनी नदी है, यानी कि इसको खून की नदी कहते हैं, खून की नदी कहते हैं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होकर, यानी कि कहाँ पर प्रवेश होती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और भारत में क्या कहती है, बहती है। तो भारत में बहती है जी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को प्राय देश का विद्युत घर के रूप में जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को हम देश के विद्युत घर के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो अर्थ है वो है उगते सूर्य का पर्वत। उगते सूर्य का पर्वत अरुणाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है। अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो पेमा खांडू क्या है, मुख्यमंत्री हैं किसके, आपके अरुणाचल प्रदेश के। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बात करेंगे तो बी डी मिश्रा क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं आपके। अगर लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो लोग जिलों की संख्या बात करेंगे 25, लोकसभा सीटों की बात करेंगे 2 और राज्यसभा सीटों की बात करेंगे 1। और अगर बात करेंगे कि विधानसभा की सीटें कितनी है, तो विधानसभा की कम से कम कितनी सीटें होती हैं, तो विधानसभा की कम से कम सीटों की संख्या होती है वो 60। और वहीं यहाँ पर कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 60 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो कितने नेशनल पार्क हैं, तो नामदफा नेशनल पार्क है आपका। देखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क है। ठीक है, पक्के नेशनल पार्क है, कौन सा, पक्के। मोलिंग नेशनल पार्क है,
तो ये सब नेशनल पार्क आपके कहाँ पर हैं? ये सब नेशनल पार्क आपके अरुणाचल प्रदेश में ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे, जो असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसे हम कहते हैं माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि जो नौसेना जो समुद्री अभ्यास है वो किन दो सेनाओं के मध्य है? तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका नौसेना समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित करेंगे? कोलंबो में आयोजित करेंगे। कहाँ पर आयोजित करेंगे? कोलंबो। लेकिन आपको बता दें, जो श्रीलंका है उसकी राजधानी अब कोलंबो नहीं है, तो उसकी राजधानी अब क्या है? तो उसकी राजधानी जयवर्धनेपुरम कोटी है। क्या राजधानी है? तो जयवर्धनेपुरम कोटी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो नौसेना जो होगी उसने क्या करा, अपने जहाजों को शामिल किया। तो कौन कौन से जहाजों को भारत ने शामिल किया और कौन कौन से जहाजों को श्रीलंका ने शामिल किया? तो जहाजों को अगर भारत की बात करेंगे, चलिए भारत की बात कर लेते हैं कि भारत ने जो जहाज शामिल किए हैं उसमें आईएनएस इंडियन नेवी शिप की अगर बात करेंगे तो दो शिप शामिल किए हैं। एक तो सावित्री और दूसरा जो नेवी शिप है किल्टन। दो नेवी शिप शामिल किए हैं। श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो इसने जो नेवी शिप जो शामिल किए हैं उसमें एक आता है आपका गजबाहु और दूसरा जो आता है वो क्या आता है? सागर आता है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से श्रीलंका ने कौन सा शामिल नहीं किया है, या कौन सा जो अभ्यास है उसमें कौन से शामिल नहीं है? तो ये आपके चारों शामिल हैं, उसके बाद नहीं है। तो जयवर्धनेपुरम कोटी श्रीलंका की अगर प्राचीन राजधानी की बात करेंगे तो प्राचीन जो राजधानी रही है श्रीलंका की उसको हम कहते हैं अनुराधापुर। किस नाम से जानते हैं उसको? तो उसको हम जानते हैं अनुराधापुर के नाम से जानते हैं। और जो वर्तमान जो कैपिटल है वो क्या है आपकी? जयवर्धनेपुरम कोटी क्या है? वर्तमान कैपिटल है, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ से पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे कि श्रीलंका को हम किस नाम से जानते हैं, तो श्रीलंका को हम सीलेन के नाम से जानते हैं। पूर्व का मोती भी कहते हैं, पूर्व का मोती भी कहते हैं, ठीक है। पूर्व का मोती भी हम कहते हैं। जब भारत के पड़ोसी देशों में आता है तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा स्पर्श भी करता है, नहीं भी करता है, इस पे क्या है? विवाद उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो क्या भारत के पड़ोसी देशों में आता है? तो पड़ोसी देशों में भारत के नहीं आता है, ठीक है। पूर्व का मोती भी कहते हैं। प्राचीन समय में हम इसको क्या कहते हैं? सीलेन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो श्रीलंका की जो भी अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित है? वो आपकी चाय पर ही आधारित है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि अगला प्रश्न क्या है हमारा कि संयुक्त कमांडर जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? यही प्रश्न है आपके, और यही आपका लिखा हुआ भी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भोपाल, कहाँ पर भाई मेरे? भोपाल, जो भोपाल है आपके, ठीक है, जो भोपाल कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय संयुक्त संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है। ये कहाँ पर हुआ है? तो आपके मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल में आयोजित हुआ है। आपकी अगर हम बात करेंगे तो सम्मेलन जो तैयार था वो किसने किया था? इसका विषय क्या था? तैयार था, पुनरुत्थान था, प्रासंगिक क्या था? इसके विषय थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि कौन सा विषय नहीं था। बिल्कुल आएगा, छाप के रख लें आप, पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है तो आना तो बनता ही है पेपर में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इसका सीन, आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान क्या है? मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की अगर यहाँ से बात करेंगे तो मंगू भाई पटेल क्या है? मंगू भाई पटेल क्या है? गवर्नर है। तो मंगू भाई पटेल गवर्नर है। डीएलआर आप देख ही रहे हो इतनी देर से कि लोग डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपके 53 जिले हैं, 29 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 11। और विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 230 सीटें किसकी हैं? आपकी विधानसभा की हैं। सीएम आपको मैंने बताए थे शिवराज सिंह चौहान। कौन से होंगे? शिवराज सिंह चौहान क्या होंगे? यहाँ से सीएम होंगे, ठीक है। अगर हम और भी बात यहाँ से कर लें कि आपके कितने नेशनल पार्क, तो भारत के सबसे ज्यादा अगर नेशनल पार्क है कहीं पर तो क्या है? आपके मध्य प्रदेश में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना की खाने जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है।
किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपने गाना भी सुना होगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिले, तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। तो पन्ना की खानें मध्य प्रदेश में है। तांबा के लिए प्रसिद्ध है आपकी खेतड़ी की खानें जो आपके राजस्थान में है। सोने के लिए प्रसिद्ध है आपकी कोलारहट्टी जो आपके कर्नाटक में है। ठीक है। सीसा व जस्ता के लिए जो खाने प्रसिद्ध है उनको जावर खाने कहते हैं, वो कहाँ पर है आपके? वो भी आपके राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो पेपर में बिल्कुल आने बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी कौन सी है? भाई मेरे, वाहन कंपनी का नाम याद रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने बाहरी वाहन विक्रम द्वितीय, इसको विक्रम द्वितीय हेतु विकसित अपने 3D कर लीजिएगा, 30 नहीं है, 3D क्रायोजेनिक इंजन धवन सेकंड का परीक्षण किया है। किसका परीक्षण किया है? धवन सेकंड का परीक्षण किया है, याद रखिएगा। पूछेगा किसका परीक्षण किया, तो धवन सेकंड का परीक्षण किया। स्काई रूट ने भारत का पहला निजी रूप से, देखिए निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया है। तो कौन सा विक्रम एस किसने लॉन्च किया है? तो स्काई रूट ने क्या करा है? विक्रम एस को लॉन्च किया है। तो ठीक है, याद रखिएगा। 3D की अगर हम बात करेंगे तो 3D जो होता है, 3D जो विमीय चित्र होते हैं उसको किस यंत्र से मापते हैं? तो उसको हम कहते हैं होलोग्राफी। होलोग्राफी के नाम से हम 3 विमीय चित्र को मापते हैं, जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल कहते हैं। यानी कि 3D जो चित्र होते हैं उसको हम किस यंत्र से मापते हैं? तो होलोग्राफी से उसको हम मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्काई रूट ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है आपके विक्रम एस। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित रहते हैं ये प्रश्न आपके। मैंने आपको बताया था कि कितने चैप्टर हमारे होते हैं जिनसे हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। तो द हिंदू हो गया आपका, न्यूज़पेपर आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, ऐसे कुल मिला के जो भी आपके न्यूज़पेपर होते हैं उनसे आपके लिए हम कंटेंट को लेके आते हैं, वहीं पर हम आपको बताते हैं कि यही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जो भी हम एनालिसिस करते हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया, PIB जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और द हिंदू, यानी कि और भी आपके 2-3 न्यूज़पेपर हैं जिनसे क्या करते हैं आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, मैं हर सब्जेक्ट पे क्या लेके आऊंगा? एक योजना लेके आऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि PM कुसुम योजना के बारे में कौन से कथन क्या है, सत्य हैं? इस योजना को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंपों की स्थापना व ग्रिड से जुड़े, ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। क्या देखते हैं कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि, कौन सी भूमि? शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को स्थापित करना। ठीक है, अगला 20 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। या उपयुक्त कथन सभी के सभी क्या है? सही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, 2019 में क्या करी गई थी? स्थापित करी गई थी। 10 लाख रुपए ना होकर 20 लाख रुपए है, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। अगर प्रश्न गलत होगा तो 10 लाख होगा वहां पे 20 लाख की जगह पर। तो सभी के सभी कथन कहाँ हैं आपके? सही है। UPSC में पूछा गया प्रश्न भी है, और आप याद रखिएगा आपके लेवल में पूछा जाएगा कि PM जो योजना है, जो कुसुम योजना है, उसको कब लॉन्च किया गया? तो उसको 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये छोटा सा प्रश्न बनेगा। कितने सौर पंप होंगे? तो 20 लाख सौर पंप होंगे। किससे संबंधित है? तो आपके सौर पंपों की स्थापना से संबंधित है। और उसके बाद प्रश्न बनेगा कि किन क्षेत्रों के लिए? तो शहरी क्षेत्रों के लिए तो नहीं है, किस क्षेत्रों के लिए है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है आपकी योजना। ठीक है, तो अगर आपको TGT PGT का बैच अगर ज्वाइन करना है, बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेंगे और सभी आपको पढ़ाए जाएंगे, तो उसके लिए भी कंटेंट है हमारे पास में। देखिएगा, निःशुल्क टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको देखनी है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया,
केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, मैथ हो गई, सभी की कक्षाएं आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। तो जुड़े रहिए ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल के साथ में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप एसएमएस कर सकते हैं, नंबर आपके लिए हम लोगों ने रिलीज कर दिया है, ठीक है। आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम लिख के हमको भेज सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर लें, यानी कि प्लेलिस्ट बना रखी है हमने हर तैयारी के लिए अलग अलग। पीजीटी की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है। अभी हमारी क्लासें इसी मंडे से स्टार्ट हुई है आपके सामने, ठीक है। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, विनेश टेक इन्फो को भी, ठीक है। ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको चीजों को बनाना है या कैसे आप कुछ कर सकते हैं, वीडियो की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, सब कुछ ये भी बताते हैं, ठीक है। और आप यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप नंबर तो आपके सामने है ही, सभी लोग अपने फोन में सेव कर लें और हमको एसएमएस कर दें, ठीक है। और सभी की सभी वीडियो आपकी फ्री होंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी, तो आपके लिए, हम आपके लिए अभी तो 5 ही सब्जेक्ट ला पाए हैं, लेकिन जिसमें से हिस्ट्री और भूगोल मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा आपको, और केमिस्ट्री, बायो हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के लिए लेके आया है। और अभी इकोनॉमिक्स हो गया, आपके समाज शास्त्र हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी की टीजीटी की कक्षाएं आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत की जाएंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल से, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इग्नोर करना ना भूलें चैनल को, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।